हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे। इस निर्वाचन आयोग में क्या क्या पढ़ना रहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्ज़ाम में। अब जो ये सेमेस्टर सिस्टम हुआ है तो ये जो टॉपिक था ये BA पार्ट 2 का सिलेबस में निर्वाचन आयोग को पढ़ना रहता था, लेकिन अब जो है ये सेमेस्टर 2 में जो है ये सेमेस्टर 2 का भी है, ये सिलेबस में है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग का परिचय पढ़ना है, निर्वाचन आयोग क्या है। उसके बाद इसकी संरचना गठन को पढ़ना है, फिर इसकी विशेषता को भी पढ़ना है, फिर निर्वाचन की प्रक्रिया या इसका संचालन और उसका चरण को पढ़ना है। निर्वाचन प्रणाली की जो दोष है उस दोष को पढ़ना है। दोष से पहले हम कार्य को पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है। उसके बाद हम गुण को पढ़ेंगे, दोष को पढ़ेंगे और उस दोष में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुधार किया जाना चाहिए और कितना सुधार हुआ है, क्या सुझाव होना चाहिए, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो पिछले 2 क्लास में हम इन सारे टॉपिक पर जो है चर्चा हो चुकी है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है निर्वाचन आयोग की समस्या है, ठीक है। विशेषता, चुनाव प्रक्रिया का संचालन तक हो चुका है। अब जो है हम पढ़ेंगे, यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में, और अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है कि भारतीय निर्वाचन जो क्षेत्र है इसकी विशेषता क्या है या निर्वाचन आयोग की विशेषता क्या है। भारतीय निर्वाचन यंत्र के कई विशेषता है। निर्वाचन क्षेत्र में जो यंत्र है उसकी कई विशेषता है। पहला है संपूर्ण निर्वाचन मशीनरी। ये जो यंत्र है, यंत्र जितने प्रकार का मशीनरी है उसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ पदाधिकारी भी आते हैं, जो गवर्नमेंट का जो पदाधिकारी है वो लोग भी आते हैं यंत्र में। तो संपूर्ण निर्वाचन मशीनरी, चाहे वह संघ अथवा राज्यों से संबंधित हो, का स्वरूप क्या है, एकात्मक है। यानी भारत में जितने भी स्टेट है वो अलग अलग नहीं है, सबका स्वरूप एक है। दूसरा है संयुक्त निर्वाचन पद्धति और वयस्क मताधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तीसरी जो विशेषता है कि निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। यानी हमारे जो निर्वाचन आयोग हैं, जिसको कि चुनाव आयोग भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मीन्स हो गया जो जितने भी हमारे व्यवस्थापक हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस का हो या फिर विधानमंडल का हो, जितने भी लेजिस्लेचर हैं और एग्जीक्यूटिव हैं, उन सारे चीज से हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है, स्वतंत्र है। वो किसी के दबाव में जो है काम नहीं करते हैं, और अगर किसी के दबाव में अगर काम करेंगे तब लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। आगे है भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के कार्यों को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से भी मुक्त रखा गया है। सीमांकन का कार्य कहाँ, किस सीमा तक जो है एक लोकसभा क्षेत्र में आएगा, या विधानसभा एक यहाँ से यहाँ तक जो है विधानसभा के क्षेत्र में, उसको क्षेत्र का जो है सीमांकन, सीमा को तय करना पड़ता है। ये जो है सीमांकन के क्षेत्र में जो है कार्य है। आगे है निर्वाचन व्यवस्था में संसद के निर्वाचन आयोग के सुझावों तथा सिफारिश के अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। जो निर्वाचन व्यवस्था है वो संसद के निर्वाचन आयोग के सुझाव
और सिफारिश के अनुसार समय समय पर क्या है उसे जो है परिवर्तन किए हैं। आगे जो पॉइंट्स है, भारत में उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र के अलावा अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने आँखों से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम पढ़ के जानते हैं, किताब में है उसे जो है हम पढ़े और उसके बाद जाने, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम नज़र से देख रहे हैं। ठीक, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जो चुनाव लड़े थे लोकसभा से, तो वो बनारस क्षेत्र से भी भरे थे और फिर गुजरात से भी भरे थे। ये श्री राहुल गांधी जी जो है ये भी यूपी में जो अमेठी है वहाँ से भी चुनाव का नामांकन पत्र भरे थे और वायनाड से भी जो है भरे थे। अगर दोनों जगह जीत जाता है तो एक जगह से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है और उस जगह पे फिर से जो है चुनाव होता है। आगे है, चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को एक निश्चित राशि जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। ठीक है, और निश्चित मत और प्रतिशत प्राप्त ना होने पर वो जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। कुछ क्राइटेरिया है कि इतना % अगर आपको मत प्राप्त हुआ है तब वो जमानत राशि को वापस ले ली जाती है, अन्यथा अगर उस क्राइटेरिया पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो उस प्रत्याशी का जमानत राशि जो है जब्त कर लिया जाता है। आगे है, अल्पसंख्यक को जो है सुनिश्चित निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक के लिए जो है कुछ निर्वाचन क्षेत्र जो है उन्हें दिया गया है। आगे है, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। जिस दिन से निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं CEC, जिस दिन से वो चुनाव की घोषणा करते हैं तो उस दिन से जो है आचार संहिता लागू हो जाता है और उन्होंने सारे नियम कानून कायदे को बताते हैं सारे राजनीतिक दलों के लिए, और अगर उस पे वो खरे नहीं उतरते हैं, कहीं कुछ उनके विरोध में जो बातें उन्होंने, जो रूल रेगुलेशन उन्होंने बना रखा है, अगर उस रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं चलता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की समस्या क्या है। इसकी जो पहली समस्या है वो है जन समर्थन और अनुपात में गंभीर अंतर। ये क्या होता है, इस पद्धति में यह दोष पाया जाता है कि राज्य स्तर पर होने वाले, केंद्र या राज्य दोनों स्तर पर होने वाले चुनाव में उस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है जिन्हें वास्तव में जन समर्थन प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि हम कल क्लास में भी पढ़ाए कि अगर जनता कहती है कि हम फलाना पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, हम उनको वोट देंगे, हम इस पार्टी को वोट देंगे, और हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस लोकसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हम इस पार्टी को जो है हम वोट दे रहे हैं, इस पार्टी को हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके जस्ट उलट आता है कि जनता जिसे चाह रही थी वो जीता नहीं। तो ये एक समस्या है और ये जो दोष है ये चुनाव आयोग पर मर दिया जाता है कि ऐसा क्या हुआ जो जनता का समर्थन किसी और को था और जीता किसी और ने। दूसरी जो समस्या है, निर्दलीय उम्मीदवारों की भरमार है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो किसी दल के नहीं हैं और वो शुरू से ही अपना समाज में काम करते हैं और फिर जब चुनाव आता है वो खड़े हो जाते हैं निर्दलीय रूप में। बहुत ऐसे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो जिस पार्टी का है, अगर उस पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति हर एक दल के अंदर हो रहा है, जिससे कि निर्दलीय उम्मीदवार की संख्या बढ़ रही है, जो ये समस्या का कारण बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है एक चुनाव व्यवस्था की समस्या है। आगे है चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अब भारतीय चुनावों में शासक दल जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है। सरकारी कर्मचारियों को अपने दलीय प्रचार में लगाना या सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को चुनावों के पास आकर तेजी से लागू करना, जो पहले से स्थगित हो गए थे। तो ऐसे में क्या होता है, इसको कहा जाता है चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। आगे है निर्दलीय जो है या निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव। जैसा आप और हम सब लोग अभी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं कि चुनाव आयोग पर जो है दबाव, कुछ पार्टी के लोग हैं जो दबाव देते हैं, दबाव दे करके जो है अपने आप को जीतने का जो है प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि ये निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव है, उचित नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो निष्पक्ष होकर काम करता है। लेकिन जब अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी अगर उसके ऊपर दबाव दे करके अपने आप के फेवर में कहेंगे कोई काम करने, तो ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। आगे है चुनावों में काले धन की भूमिका। काले धन उसी को कहा जाता है जो आपका रियल कमाई नहीं है। तो जब चुनाव लड़ते हैं तो इसमें इस तरह के पैसे का उपयोग होता है, क्योंकि हम और आप ये भी जानते हैं कि चुनाव लड़ना कोई छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, छोटे मोटे पैसे वाले लोगों का काम नहीं है। ये जिसके पास बहुत पैसा है, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे भी कमाया हो, वही जो है चुनाव लड़ते हैं। और वही जो है चुनाव ज़्यादातर जो है 100% तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर जो है जीत भी जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो ईमानदार लोग हैं या जो समाज में काम किया है, जो समाज के लिए जो है लोकप्रिय है, वैसे लोग जो है अगर खड़े भी हो जाते हैं तो वो जीतते नहीं है, क्योंकि उसके पास काले धन नहीं है। आगे है मतदाता सूचियों की अपूर्णता। चुनाव होने तक मतदाता सूचियां पूर्ण अगर नहीं हो पाती है तो अनेक नागरिकों जो है जिसका नाम सूची में दर्ज नहीं होता है, वैसे लोग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है चुनाव आयोग की। चुनावों में भ्रष्टाचार। भारतीय चुनावों में हिंसात्मक घटनाओं, डर, प्रलोभन, मतदान केंद्रों पर कब्जा करना, मतपेटी चुराना जैसी घटनाएं जो है घटती रहती है। ये जो है समस्या है चुनाव आयोग की। एक और जो दोष है वो है निर्वाचन पत्रिका का दोष, निर्वाचन याचिका का दोष। निर्वाचन याचिका। भारत में निर्वाचन में हुई किसी धांधली के विरुद्ध यदि कोई निर्वाचन याचिका दी जाए तो उसमें बहुत धन जो है खर्च होता है और उसको हल करने में बहुत देर भी लग जाती है। ये भी चुनाव आयोग का दोष है। मतदाताओं की अनुपस्थिति। भारत में निर्वाचन प्रणाली में एक गंभीर दोष यह भी है कि लगभग 50% से 60% तक मतदाता जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मतदान के अधिकार का उचित प्रयोग करना हमारी चुनाव व्यवस्था के साथ भद्दा मजाक है। अगर
मेरा नाम मतदाता सूची में है और अगर हम वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, बेवजह नहीं जाते हैं, तो ये निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचन व्यवस्था के साथ हम मजाक कर रहे हैं और ये गलत मजाक कर रहे हैं, जो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है, जितने भी मतदान करने लायक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, तो निर्वाचन आयोग उस मतदाता का नाम मतदाता सूची में डालने के लिए एड़ी चोटी का जान लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं तो ये हम गलत काम करते हैं, निर्वाचन आयोग के साथ ये भद्दा मजाक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम खुद भी वोट डालें और आसपास जो हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सभी लोगों को वोट डालने के लिए कहें। और जो भी असुविधा हो या जो भी समस्या हो, तो जो पढ़े लिखे हम लोग आप लोग के जैसे हैं, तो वो उस समस्या का जहाँ तक हो सके समाधान भी करें। क्योंकि लोकतंत्र जो है मजबूत करने के लिए हमें वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इससे लोकतंत्र की मजबूती होती है। ठीक है, ये है हमारी सारी समस्याएं। आगे है अवैध मतों की समस्या। भारत में काफ़ी जनसंख्या अशिक्षित है, उन्हें सही प्रकार से मतदान करना भी नहीं आता, जिस कारण बहुत संख्या में जो मत है वो अवैध हो जाता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि गठबंधन की सरकार है, मान ले जाए कि किसी खास कोई समाज है या परिवार है और वो किसी खास ये राजनीतिक दल को शुरू से जो है देते आ रहा है, वोट देते आ रहा है। जैसा कि हम लोग आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्र में हम लोग उत्तरी क्षेत्र में आते हैं कि जाति के नाम पे ज़्यादा वोट देते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर। तो होता क्या है कि मान ले जाए कि कोई समाज के लोग हैं और किसी खास पार्टी को सब दिन से देते आ रहा है, और वो अभी जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें अगर गठबंधन में है और वो गठबंधन में उस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है, किसी गठबंधन का पार्टी का खड़ा हो गया है, तो जो पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका कुछ चुनाव चिन्ह भी होगा। तो जो गठबंधन में है, तो सारे लोगों को अगर चाहते हैं तो उस गठबंधन के कैंडिडेट को बटन दबाना होगा। लेकिन हम करते क्या है, उसको नहीं देके जिसको हम देते आ रहे हैं उसी का बटन दबा दिए, तो वो मत क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो इसके लिए जो है वोटरों को शिक्षित करने का ज़रूरत है। हम आप जैसे लोग अगर हम जिसको चाहते हैं और वो अगर गठबंधन में है, तो हम उसे बताएंगे कि फलाना चुनाव चिन्ह पर जो है हमें वोट दबाना है। अगर इस पर भी अगर आप बटन दबाते हैं तो उसी को वोट जाएगा। ये चीज़ जो है समझाना पड़ेगा। और ज़्यादातर इसी मामले में जो है मत जो है, वोट जो है अवैध हो जाता है। ठीक है, ये जो है हमारी समस्या रही है। अब आगे हम सुझाव को पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग को क्या सुझाव देना चाहिए, या जो दोष हमने पढ़ा उस दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पहला है मतदान करना अनिवार्य हो। दूसरा है चुनाव का खर्च सरकार उठावे। अगर चुनाव का खर्च सरकार उठाते हैं तो बहुत सारे अच्छे व्यक्ति भी राजनीति में आ सकते हैं और वो समाज, राज्य, देश के लिए काम कर सकते हैं। तीसरा है दलीय प्रणाली को संगम बनाना, यानी सुगम बनाना। आगे है निर्वाचन याचिकाओं का जो शीघ्र निर्णय हो,
क्योंकि निर्वाचन याचिका पर बहुत देर हो जाती है उसका निर्णय करने में। तब तक में जो अपराधी है, अगर वो अपराध कर दिए हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तब तक में वो निकल जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि उस समय जो है वो चीज़ गौण हो जाता है। शीघ्र निर्णय देने की प्रक्रिया है। आगे है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों कहा गया है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार? क्या वापस बुलाने का अधिकार पूरे संसार में कहीं पे है? कहाँ पे है? मात्र एक ही देश में है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसलिए है कि वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मीन्स प्रत्यक्ष, हम लोगों के यहाँ अप्रत्यक्ष है कि कानून जो बनाते हैं, हम जिस कैंडिडेट को जिता करके भेजते हैं, तो डायरेक्ट जो है हम नियम कानून बनाने में हम भाग नहीं लेते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र हुआ। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। लोग जो है नियम कानून रूल रेगुलेशन को बनाने में खुद जो है भाग लेती है, और वो जिस कैंडिडेट को चुना, अगर वो कैंडिडेट खरे नहीं उतरे जनता के समस्या को समाधान करने में, जनता जिस समस्या की समाधान के लिए कैंडिडेट को चुना है, तो वहाँ पे क्या है? रिकॉल सिस्टम है। वो रिकॉल कर सकता है, वो उस नेता को वापस बुला सकता है। अपने यहाँ क्या है? 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए जो है हमारे लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन। यानी सब कुछ लोकतंत्र में जनता ही है, लेकिन हम हैं कहाँ? आप और हम ये सोचिए कि हम जिस कैंडिडेट को चुनते हैं, हम कुछ विचारधारा है मेरा, या कुछ मेरी समस्या है। अगर हमको आपको लगता है कि ये समस्या इस पार्टी के लोग, इस पार्टी ही ये समस्या को ख़त्म कर सकती है, तो उस पार्टी के उस कैंडिडेट को आपने वोट दिया, उसको जिताया। लेकिन अगर जो कैंडिडेट को हमने जिताया और वो जीत गया, तो अपने स्वार्थ में ही 5 साल बिता देता है। अगर उसकी स्वार्थ नहीं बनता है, तो वो जनता के मत का अवहेलना करके, जनता के मतों का तिलांजलि दे करके वे दूसरे पार्टी में मंत्री का प्रलोभन अगर देता है, या फिर सरकार है, सरकार में जा करके जो है अपना लाभ के लिए जो है वो पार्टी बदल लेता है। जो कैंडिडेट पार्टी बदलता है, तो क्या वो वोटरों से राय विचार लेता है? नहीं लेता है। तो कहता है चुनाव में सुधार के लिए रिकॉल की व्यवस्था होना चाहिए। जनता उसे रिकॉल करे, वापस बुला ले, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है, वापस बुला लेता है और उस जगह पे दूसरे कैंडिडेट को चुन लेता है, दूसरे उम्मीदवार को चुन लेता है। यही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। कुछ और बातें हैं। चुनाव आचार संहिता का पालन भी करना चाहिए, चुनावी हिंसा को रोकना चाहिए, कठोर कानून बनाया जाए, चुनावी धन का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य किया जाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग को रोका जाए। तब जो है चुनाव व्यवस्था में दोष दूर हो सकता है। इतना ही। और इस पढ़ाने के दरमियान में कुछ अगर गलत बोला गया हो तो उसे आप लोग माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जानकारी लेना है, हमें जानना है कि देश में चुनाव आयोग किस प्रकार से काम करती है, हमारे देश में समस्या क्या है, समस्या अगर है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए। इस समाधान के लिए जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा, काम करना होगा। धन्यवाद।